नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। देखिए बच्चों, हमने पाठ 13 लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी अमर शहीद को पढ़ा दो भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 या भाग 1 या भाग 2 में। ठीक है, अब हम इसी पाठ से संबंधित इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है वो हम समझेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अगर आपने पाठ को समझा है तो आपको पता होगा कि किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। बीकानेर, नागपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका उत्तर होगा ग, जैसलमेर। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि सागरमल गोपा ने किन स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे थे। क जवाहरलाल नेहरू, ख जयनारायण व्यास, ग हीरालाल शास्त्री और घ है उपर्युक्त तीनों। तो इसका उत्तर बनता है उपर्युक्त तीनों। तो आपको उपर्युक्त तीनों नहीं लिखना है, आपको उत्तर में तीनों ऑप्शन लिखने हैं, जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास को। ठीक है, नेक्स्ट अगला उत्तर है हमारा प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। तो अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा है। चौथा प्रश्न है, जेलर का क्या नाम है। जेलर का नाम करणीदान है। फिर है पांचवा, पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है। पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत है। सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके उत्तर को, इन पुस्तकों को याद कर लेना है कि सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न सातवां, हमें स्वतंत्रता चाहिए, सिर्फ स्वतंत्रता, ये कथन किसने और किसको कहा। हमें स्वतंत्रता चाहिए और सिर्फ स्वतंत्रता, ये कथन सागरमल गोपा ने जेलर करणीदान को कहा था। फिर हमारे अगले लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 8, सागरमल गोपा को जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम समझते हैं। देखिए, सागरमल गोपा को जेल में अनेक दारुण यातनाएं दी गई थी, या कह सकते हैं अमानवीय यातनाएं दी गई थी। पशुओं के समान उसे मारा पीटा गया था और इसमें पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह रावलोत और उसके जो सिपाही थे उनके द्वारा उसे भयंकर यातनाएं दी गई। उसे बैंतों से, डंडों से पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके मतलब पीटने से उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और उसके ऊपर भारी बेड़ियां उसके शरीर पर डाल दी गई थी, दोहरी बेड़ियां डाल दी गई थी, जिसके कारण वो बेड़ियां लोहे की होने के कारण जगह जगह से उसकी जो है चमड़ी है वो छिल गई थी और वहीं मारने के कारण लगातार उसके शरीर के कपड़े भी फट चुके थे और स्थान स्थान पर जगह जगह पर उसके घाव पड़ गए थे। सिर्फ घाव ही नहीं पड़े थे बल्कि उसके ऊपर बूटे या जूतों की ठोकरें हैं उसको मारी गई थी। उसको जो तीन जो थे सिपाही, अहमद कलर और बीरबल, इन सब के द्वारा भी सागरमल गोपा को बहुत बुरी तरह लातों और घूसों से उसे मारा गया था और उसे रौंदा गया था। मारने के बाद उसके शरीर के ऊपर वो खड़े भी हो गए थे, उसके पाँवों के ऊपर खड़े हो गए थे और इस प्रकार से उसे बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी। उसके आँखों में, कानों में, नाक में और गुप्तांगों में मिर्ची भी भर दी गई थी। इसके साथ ही उसके ऊपर अंत में उसको ऊपर
मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसने जो महारावल से माफ़ी नहीं मांगी थी और जो माफ़ीनामा था उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो अंत में क्रोधित होकर गुमान सिंह रावलोत ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। तो इस प्रकार से उसे अमानवीय यातनाएं दी गई और उसके साथ ही बहुत ही कठोर व्यवहार है वो किया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं, पंक्ति का, ये पंक्ति है जो सागरमल गोपा ने कही थी। किसको कही थी? जेलर करनीदान को। और इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मातृभूमि या अपनी राष्ट्रभूमि से प्रेम करता है या सच्चे मन से उसे प्रेम करता है, तो उसे किसी का भय नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, न ही उसके मन में किसी न किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। उसके मन में तो बस मातृभूमि के लिए मरने की भावना होती है या मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पण करने की भावना उसके अंदर होती है। और जो इंसान अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, अपने तन मन से उसके मातृभूमि के बारे में सोचता है, तो वो मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका शरीर अत्याचारियों के भय से नहीं डरता, बल्कि अत्याचारी उनके शरीर को पीड़ा देके नष्ट कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, उसे कष्ट कर दे सकते हैं, परंतु उनके मन को प्रभावित नहीं कर सकते, उनके मन की भावनाओं को वो नहीं मार सकते, क्योंकि उनके मन में तो राष्ट्र प्रेम की भावना है, देश के लिए मर मिटने की भावना है। तो ऐसी स्थिति में भले ही उनके शरीर पर चोटें देकर, कष्ट देकर उनके शरीर को वो नष्ट कर ले, लेकिन मातृभूमि के प्रति उनकी जो मन की पवित्र भावना है, उस मातृभूमि के प्रति उसकी भावना को वो नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार से मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं, अर्थात उनके तन के नष्ट होने का उनको कोई दुख नहीं होता, बल्कि उनके मन में तो मातृभूमि के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना होती है, कुछ नया करने की का जोश होता है। तो ऐसी स्थिति में वो मन का जीवन जीते हैं, यानी अपनी सोच के आधार पर वो मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यही इस पंक्ति में समझाया गया है। फिर हमारे निबंधात्मक प्रश्न हम देखते हैं कि अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण हम इसे बिंदुवार करेंगे, बिंदुवार अर्थात पॉइंट्स में हम इसे लिखेंगे कि सागरमल गोपा एक सच्चा राष्ट्रप्रेमी, सच्चा देशभक्त था, और जो लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा जो लिखित एकांकी है अमर शहीद, उसका प्रमुख पात्र, प्रमुख नायक सागरमल गोपा है, और उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी पहले अगर हम विशेषता लें तो वो था देश प्रेमी। पहले हम पॉइंट लिखेंगे, इसका बिंदु लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर क्या वर्णन करेंगे। तो देश प्रेमी अर्थात सागरमल एक सच्चा देशभक्त है और वो मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, अत्याचारी शासन के खिलाफ है वो लड़ रहा है, और वो चाहता है कि जो जनता है जो अत्याचारी शासन का सामना कर रही है, तो उस अत्याचारी शासन से इस जनता को मुक्त करना, या फिर कह सकते हैं कि इस अमानवीय यातना या अमानवीय और स्वेच्छाचारी जो मनमानी वाला सामंतशाही का जो ढांचा जो चल रहा है, जो अव्यवस्थित है और जो सिर्फ जनता के ऊपर अत्याचार का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी मातृभूमि को इन सब बाधाओं से मुक्त करना चाहता है। तो वो सच्चा देशभक्त है, तो देश प्रेमी। दूसरा अगर हम बिंदु लें तो दूसरा बिंदु लेंगे हम आत्मबलिदानी। आत्मबलिदानी यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपना बलिदान देने वाला। तो इसमें यही होगा कि उसे
सागरमल गोपा को जेल के अंदर गुमान सिंह रावलोत द्वारा अनेक यातनाएं, अनेक कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन कष्टों का सामना करता है, लेकिन टस से मस नहीं होता। अपनी बात पर वो अड़िग रहता है, अपने कदम है वो पीछे नहीं हटाता। और अंत में जब उसे जिंदा जला दिया जाता है तब भी वह मरते मरते भी भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलकर अंत में वो देश के लिए बलिदान हो जाता है, अर्थात वो मर मिट जाता है। तो उसे हम कह सकते हैं आत्म बलिदानी। फिर हमारा तीसरा बिंदु हम लेंगे त्यागी पुरुष। त्यागी में कि उसने मातृभूमि के लिए, उसके मन में इतना प्रेम है कि उसने अपने परिवार, अपने माता पिता पत्नी, संपूर्ण परिवार को भी उसने त्याग दिया। उसने अपने परिवार से ज़्यादा मातृभूमि को महत्व दिया और वह अपनी इसी मातृभूमि के लिए महाराष्ट्र के नागपुर से जैसलमेर तक आ गया और यहाँ पर आकर वो लगातार संघर्ष करता रहा मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, मातृभूमि को मुक्त करने के लिए। फिर हम अगला बिंदु लेंगे इसमें कि आंदोलनरत अर्थात सागरमल ने जैसलमेर की स्वतंत्रता के लिए रेजिडेंट एलिंगटन, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि को अनेक पत्र भी लिखे उसने। और जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखकर जो है संपूर्ण देश के नेताओं को यहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत उसने करवाया और वो इस हेतु इसमें पूरी तरह से जुट गया था कि अब वो इस अव्यवस्था को हटाकर ही दम लेगा और उसके लिए उसने अपनी मौत की भी परवाह नहीं की। तो इस प्रकार से उसने एक तरह से ये आंदोलन छिड़ा दिया था और उसमें इन सब बातों के आधार पे उसका एक ही उद्देश्य था कि वो राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करे और साथ में जो 2 पुस्तकें उसने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उसके आधार पर जनता को प्रेरित करना। और उसने अनेक कविताएं वगैरह लेख वगैरह लिखे हैं जिसके कारण वो जनता को प्रेरित करके उस अत्याचारी शासन के खिलाफ खड़ा कर देना चाहता था। ठीक है, अब हमारी व्याख्याएं हैं। तो व्याख्या है कि आवाज़ कभी मरती नहीं, ... बांध नहीं सकता। दूसरी है स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग, प्यास बुझाते रहेंगे। तो व्याख्या सबसे पहले, आवाज़ कभी मरती नहीं मरती नहीं जेलर साहब, मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा जाए। तो ये जो पैराग्राफ है आपका गद्यांश, इसमें हम सबसे पहले तो संदर्भ और प्रसंग लेंगे। संदर्भ प्रसंग में हम लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियाँ या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की एकांकी अमर शहीद से ली गई है, जिसके लेखक लक्ष्मी नारायण रंगा है। और इसमें सागरमल गोपा है, वो स्वतंत्रता के प्रति अपने संघर्ष को सही सिद्ध करता है और उसी के बारे में वह अपनी बात पर अड़िग रहता है और दृढ़ता से वह इसी मार्ग पर चलना चाहता है। और जेलर उसकी बात को सुनकर उसे अनेकों तर्क करता है, अनेकों जुनून की बातें करता है, उसे कई बार मोह में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके आगे झुकता नहीं है। और जब जेलर उसे कहता है कि तेरी आवाज़ या तुझे जब मौत दे दी जाएगी तो तेरे को यहीं दफन कर दिया जाएगा और तेरी मौत की खबर भी बाहर नहीं पड़ेगी, ऐसे में तेरी आवाज़ है वो दबा दी जाएगी। लेकिन सागरमल गोपा है उसकी बात को सुनता है और वो किस प्रकार से कहता है कि आवाज़ कभी मरती नहीं, यानी आवाज़, मेरी आवाज़ भले यहाँ पे उसका गला घोट दिया जाए लेकिन जो है
मेरी भावनाएं या मेरा जो सच है वो जनता के सामने जाएगा और एक दिन जनता इसके लिए लड़ेगी। तो इसी बारे में बात की गई है। फिर हम व्याख्या में लिखेंगे कि जेलर की बात सुनकर सागरमल हंसता है और कहता है कि आवाज़ कभी मरती नहीं, वह अमर होती है। यदि सागरमल की हत्या की गई तो उसकी आवाज़ को दबाया गया तो वो राज्य की जनता की आवाज़ बन जाएगी। तब जनता स्वतंत्रता की मांग उठाएगी, यानी वो मेरी जो मैं मांग कर रहा था वो जनता उसके लिए लड़ेगी। और मैं तो अभी अकेला हूँ, लेकिन संपूर्ण जनता जब एक साथ हो जाएगी तो उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तो मेरी आवाज़ है वो जनता की आवाज़ बन जाएगी। और फिर वो कहता है कि शहीदों का जो जीवन होता है वो तो लुप्त गंगा नदी के समान होता है, यानी नदी कहीं कहीं लुप्त हो जाती है और लेकिन मौका पाकर जिस किसी अन्य स्थान पर वह फूट पड़ती है और प्रकट हो जाती है। शहीद की मृत्यु के बाद भी उसका समर्पण नहीं मरता, अर्थात मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैंने जो देश प्रेम के लिए या मातृभूमि के लिए जो मेरे प्रयास किए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही बात वो उसे समझाना चाहता है। और मेरे इस प्रयास का कभी न कभी जनता के ऊपर असर पड़ेगा और जनता भी मेरी ही तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वह जाग उठता है, अर्थात कोई न कोई अन्य व्यक्ति है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जन्म लेगा और वो इसके लिए लड़ उठेगा। शहीद की आवाज़ अमर होती है, यानी शहीद है वो राष्ट्रभूमि के लिए मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है तो उसकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। उसको जंजीरों से बांधा जा सकता है और ना उसे जेल में बंद किया जा सकता है। यानी आवाज़ को, उसके शरीर को तो जंजीरों से बांधा जा सकता है, उसके शरीर को कष्ट दिया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ को बांधा नहीं जा सकता, उसके प्रयासों को बांधा नहीं जा सकता। कोई चार दीवारी, कोई जेल की दीवार है वो उसे रोक नहीं सकती, यानी आवाज़ को नहीं रोक सकती। इन सब बाधाओं को तोड़कर वह जन जन तक पहुंच ही जाती है, अर्थात कोई ना कोई दूसरा स्वतंत्रता सेनानी है वो उठ खड़ा होगा और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके विशेष को समझते हैं। तो विशेष में हम लिखेंगे कि भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहमयी है और ओजपूर्ण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शैली तर्क प्रधान है। तीसरा अगर हम लिखेंगे कि शहीद की आवाज़ सभी बंधनों को तोड़कर जनता की आवाज़ है वो बन जाती है। फिर हम अगला प्रश्न लेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग ... प्यास बुझाते रहेंगे। तो इसमें जो हमारा बिंदु आएगा संदर्भ और प्रसंग की वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज आप लिख सकते हैं कि पाठ 13 लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित एकांकी अमर शहीद से लिया गया है। और इसमें जो है सागरमल गोपा कनिदान को बताता है कि शहीद की आवाज़ अमर होती है, आवाज़ अमर क्या कि उसमें जो है जेलर कनिदान है वो सागरमल गोपा को समझाता है कि तू महारावल जवाहर सिंह से माफ़ी मांग ले और माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर ले, दस्तखत कर ले, ताकि तुझे जो है माफ़ी मिल जाएगी और तुझे छोड़ दिया जाएगा और तू शांति से अपना जीवन जी लेना। और जेलर ने जब उसे ये कहा कि यदि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें स्वतंत्रता मिलती है तो इसका लाभ तुमको नहीं मिलेगा और तुम इस जिद को छोड़ दो, तुम इस हट को छोड़ दो। तो इसी संदर्भ में इसमें बात की गई है। अब हम व्याख्या को समझेंगे। व्याख्या में सागरमल ने कनिदान को बात करते हुए रोका है बीच में ही और उसने बताया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला माली के समान होता है। वो अपनी स्थिति माली के समान बताता है कि माली जब आम का बाग लगाता है तो वह जानता है कि उसके अमृत जैसे मीठे फल उसको खाने को नहीं मिलेंगे, यानी माली को पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है। वह जी जान लगाकर मेहनत करता है, उस पेड़ को खाद देता है और सींचता है, पानी देता है और वो इंतज़ार करता है या प्रतीक्षा करता है कि कब वो पेड़ बड़ा हो जाए। तो वह जी जान लगाकर उस पर मेहनत करता है। तो ठीक उसी प्रकार से वह सोचता है आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। वो अपने बारे में नहीं सोचता कि उसका जो मीठा फल मिलेगा वो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और उसी प्रकार से
भागीरथ ने तपस्या की थी। तो भागीरथ ने तपस्या की थी तो गंगा धरती पर आई थी। तो भागीरथ की तपस्या करने का एक ही उद्देश्य था कि जन कल्याण करना, सभी के हित के लिए वो गंगा को धरती पर लाए थे। तो उन्होंने स्वयं के लिए भागीरथी को धरती पर नहीं लाया था। तो इसी प्रकार से जो माली है बाग लगाता है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। भागीरथ गंगा धरती पर लाए थे तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी मातृभूमि के लिए लड़ता है तो उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। अर्थात तीनों का उद्देश्य है वो स्वार्थ रहित है, उसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इसी प्रकार से माली और भागीरथ का कार्य परहित के लिए था, जन कल्याण के लिए था। स्वतंत्रता सेनानी भी परहित की ऐसी ही भावना से आंदोलन में भाग लेता है। तो ऐसी स्थिति में वह उसी उद्देश्य से काम भी करता है। वो आने वाली पीढ़ियों के बारे में ऐसा सोचता है कि मुझे इसका फ़ायदा न मिला तो क्या हुआ, मेरी आने वाली पीढ़ियां तो स्वतंत्र रह जाएगी, या आने वाली पीढ़ियां तो इस अत्याचारी शासन से मुक्त हो जाएगी। तो मैं इसी उद्देश्य से लड़ रहा हूँ, इसी उद्देश्य से मैं भी आंदोलन कर रहा हूँ। ये जवाब देता है वो कन्नीदान को। अब हम विशेष इसमें समझेंगे। विशेष में कि सागरमल गोपा है वो अपने लक्ष्य, अपना ध्येय यानी स्वतंत्रता प्राप्ति करना, उसका उद्देश्य वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। फिर दूसरा लिखेंगे तो शैली तर्क प्रधान है और ओजपूर्ण है। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे कि सागरमल ने माली और भागीरथ दोनों के समान ही स्वतंत्रता संघर्ष को भी बताया है और उसका उद्देश्य है स्वार्थ रहित होकर, यानी स्वार्थ के लिए नहीं, जनहित के लिए कार्य करना। तो ये 3 बातें हैं इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो है सागरमल गोपा वाला पाठ अमर एकांकी, उसके प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको सभी प्रश्नोत्तर करने हैं पाठ्य पुस्तक के। इसके अलावा जो भी अन्य प्रश्न होंगे वो बाद में हम समझेंगे।